तो देखो हमारे पास अब अनुपात और समानुपात में दोनों तरफ संतुलन वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 7:5 तथा 3 वर्ष के बाद उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। ठीक है, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, वर्तमान में उनका अनुपात कितना दिया हुआ है 7:5। अब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 4:3। तो देखो समझने का ये है कि 3 वर्ष के बाद, मतलब कि अभी दोनों की आयु मान लेते हैं 7 और 5 है, तो 3 वर्ष के बाद इनकी आयु बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो अनुपात में कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनकी एक्चुअल जो आयु है वो बढ़ेगी। तो ये एक्चुअल आयु नहीं, उनकी अनुपात है। तो देखो मान लेते हैं कि अब मैं ये सिर्फ समझाने के लिए है कि किसी की आयु मान लीजिए 10 वर्ष है और 3 साल के बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक और उसके भाई की आयु मान लीजिए 5 साल है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 5 3 8। ठीक है, तो अब दोनों की आयु का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात में जो कटता है उसे काट दिया जाता है। तो ये एक बार में और ये 2 बार में इधर से कटेगा और ये नहीं कटेगा। तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 2:1 और 13:8। ये वर्तमान की हो गई और ये 3 वर्ष बाद की हो गई। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं भूल जाता हूँ। एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखने वाली है कि उनकी आयु का जो अंतर है, मतलब कि इसके और इसके भाई के बीच की आयु जो है उनका अंतर बोले तो कितना बड़ा है, वो इससे 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो अब ये दोनों चाहे 3 साल के बाद हो कि 5 साल के बाद हो कि 10 साल के बाद, जितने साल के बढ़ेंगे ये जो अनुपात है हमेशा बराबर होगा। तो देखो इसमें भी ये 13 में से 8 गया तो 5, तो ये हमेशा अंतर इनकी आयु का बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा इसका रूल है। तो इन दोनों के अनुपात में भी ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। तो ये अंतर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसे बराबर करना है, तो क्या करते हैं, जो इन दोनों का अंतर आया है उसका इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसमें अंतर आया है इसका इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा नया अनुपात मिलेगा इसमें, तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7:5 ही रहेगा। इसमें 2 का करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। तो ये हमारा मेन एक्चुअल और सही अनुपात है। ठीक है, तो देखो अब दोनों में अंतर 5 और 2 7, 6 और 2 8, दोनों में अंतर बराबर हो गया। ठीक, अंतर हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये 3 वर्ष बाद की आयु है, ये वाली ये वर्तमान है और ये प्लस 3 वर्ष बाद हमारा इतना होता है। तो अब हमें क्या देखना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, इसमें भी 1। ठीक है, तो ये 1 जो है वो इस 3 के बराबर है। तो जो 1 इकाई है बराबर 3। ठीक है, तो अब वर्तमान आयु निकालने बोला है, तो इस 3 का हमें इस वर्तमान के अनुपात में गुणा कर देना है। ठीक,
तो 7 में 3 का गुणा करें तो कितना हो गया, 21 वर्ष। तो ये हमारा निकल गया ए की वर्तमान आयु। उसी तरह से बी की वर्तमान आयु, 5 में हम 3 का गुणा करते हैं तो ये हो गया 15। तो ये बी का वर्तमान आयु। तो इस तरह से सीधा सीधा हमें इसकी वर्तमान आयु पता चल गई। अगर ये 3 वर्ष बाद की इसकी आयु पूछता तो हम इस 3 का गुणा इसमें करते। ठीक है। अगर मान लीजिए और इन दोनों के बीच का अंतर हमारा 3 आता तो ये 3 इकाई बराबर हमारा ये 3 होता, तो हमें 1 इकाई निकालना होता इसमें। तो 1 इकाई बराबर हो जाता 1। तो इसकी जो आयु हो जी एक्चुअल में वर्तमान यही आयु सेम आती। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते, इसमें गुणा करते तो 7 और 5 उनकी आयु निकलती। ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते साथ उसका आंसर इससे निकाल सकते हैं। सीधा यहीं पे इसका मल्टीप्लाई कर देते, फिर डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ये आय का अनुपात है। आय और आयु में फ़र्क होता है, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उस तरह से बैलेंस नहीं होता, इसका बैलेंस अलग तरीके से होता है। तथा उनके खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है। ठीक, खर्च और आय का अनुपात दिया हुआ है तथा उनकी बचत का अनुपात भी हमें दिया हुआ है। तो प्रत्येक कुल मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक, ए और बी की जो मासिक आय है वो ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है उनकी बचत, मासिक बचत कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है। तो देखो हमारा जो जनरल समझने के लिए है, आय में अगर खर्च को घटा दिया जाए तो बचता है क्या, हमारा बचत। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1। ठीक है। और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है। तो आय हमेशा ज़्यादा होना चाहिए खर्च से, तो अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना है। तो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो जो हमारा बचत का अनुपात है, ठीक है, ये क्या है, इन दोनों को घटाने के बाद जो बचता है वो हमारा बचत का अनुपात है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा बचत होना चाहिए। इधर 4 और इधर का क्या होना चाहिए, 1। पर ऐसा है नहीं, तो हम अपने को इन दोनों अनुपात को ऐसे बनाना है कि इससे अगर 4 कम करे तो यहाँ पे इतना आना चाहिए, और इधर 1 कम करे तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए और इन दोनों के बीच का अंतर 4 होना चाहिए, सीधा सीधा। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो तो ये 5:3 है। ठीक है। और ये 2:1, इसको तो जनरली बड़ा होना ही चाहिए। तो सबसे पहले बड़े वाले को देखेंगे, तो इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 अनुपात 3 दूनी 6। ठीक है। अब इससे 4 ज़्यादा होना चाहिए ऊपर वाला, तो ऊपर वाला होना चाहिए 14। ठीक है। तो देखो अब ये 2 है, इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 7 का। 7 दूनी 14, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूनी 14 अनुपात अब 1 में करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा अब एक्चुअल अनुपात आ गया। जब इसमें
ये आय है और ये खर्च, इसमें माइनस करें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा अनुपात, इसमें माइनस इसका करें तो 1। तो जो हमारा एक्चुअल बचत का अनुपात है वो आ गया जो क्वेश्चन पे दिया हुआ था। तो अब ये हमारा मेन सही अनुपात है, ठीक है। तो हमारी आय का अनुपात ये अब परफेक्ट है और ये हमारे खर्च का अनुपात है और ये बचत का। तो हमारा टोटल बचत कितना दिया हुआ है 5000। तो टोटल मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5। तो 5 इकाई बराबर हमें कितना दिया हुआ है 5000, ठीक है। तो अब हम 1 इकाई निकालेंगे तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 5000 बटे 5 तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1 इकाई बराबर 1000। तो क्या बोला है, कुल मासिक आय ज्ञात करना है दोनों का अलग अलग। तो हमारा क्या है, मासिक आय का अनुपात अब सही अनुपात ये है। तो इस 1 इकाई का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 14:7 में। तो 14 में 1000 का मल्टीप्लाई या गुणा करें तो कितना हो गया, ये 14000। और इस 7 में 7 × 1000 तो ये हो जाएगा 7000, ठीक है। तो दोनों की मासिक आय निकल गई, एक ए की है 14000 और बी की है 7000। अगर हमें खर्च निकालने बोलता तो हम इन दोनों पे गुणा करते, इस 1000 का 1 इकाई का। तो इस तरह से दोनों तरफ संतुलन वाले में आय वाला थोड़ा डिफरेंट होता है और आयु वाले में दोनों का अंतर बराबर होता है। इसलिए ये दोनों को ध्यान पे रखना है, नहीं तो हमेशा इसमें गलती होती है, ठीक है। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 868, मतलब 868 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा जो ए है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये ए है ये ए बी तथा सी द्वारा, ठीक है, जो ये अकेला ए है बी और तथा सी मतलब इन दोनों का मिक्स द्वारा प्राप्त राशि का 3/4 भाग प्राप्त करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ये ए है, ये ए तथा ये बी और सी, बी प्लस सी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात हमें ये दिया हुआ है 3:4, ठीक है। अब आगे, ठीक, बी जो है अगला अनुपात हमें दिया हुआ है, बी जो है ए तथा सी, बी जो है ए तथा सी, ए प्लस सी द्वारा प्राप्त राशि का 4/5 भाग प्राप्त करता है। तो ये इन दोनों का अनुपात, तो इस तरह से हमें अनुपात दिया हुआ है। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखो दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या होता है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी हमें ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको सीक्वेंस वाइज जमा दिया गया है इसलिए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से बी प्लस ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों का वैल्यू हमें बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आता है, अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 4 और 3 7 और यहाँ पे कितना आएगा 4 और 5 9, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट हो रहा है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए अनुपात बी प्लस सी और यहाँ पे बी, ये वाला अनुपात बी अनुपात ए प्लस सी। अब इन दोनों के अनुपात को इनके बगल में लिख देते हैं, ये कितना है 3:4 और ये 4:5, ये अलग है ना। तो देखो अब ये अनुपात को हम जोड़ते हैं तो हमारे कितना आता है, यहाँ पे इसमें 7 आया, इन दोनों को जोड़े तो इनको जोड़े तो 9,
तो ये डिफरेंट है, ये प्रत्येक स्थिति में क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए दोनों को जोड़ने के बाद। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने पर जो आया है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा करना है, और इसका जो आया है इसको इसके साथ गुणा कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आता है, तो इस 9 का इन दोनों पे करें तो 9 तिया 27 अनुपात 9 चौक 36। इधर से गुणा करें तो 7 पंचे 35, 7 चौक 28। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 6 13 की 3 हासिल है 1, 3 2 5 और 1 6, 63। इस पे इन दोनों को जोड़े तो 8 5 13 की 3 हासिल है 1, 3 2 5 और 1 6। तो अब दोनों बराबर हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल अनुपात है वो ये वाला अनुपात है जिसमें हमारा बराबर आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल राशि कितनी है, 868 है, और हमें टोटल करने पर कितना प्राप्त हुआ, 63। तो ये 63 इकाई जो है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये 63 इकाई बराबर हो जाएगा हमारा 868। ठीक है, तो देखो ये 63 इज इक्वल टू इतना हो गया, तो एक इकाई बराबर हो जाएगा 868 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है यहाँ पे, ए का हिस्सा ज्ञात करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, अब ए का हिस्सा, तो इस ए में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 868 डिवाइडेड बाय 63 इंटू ए का हिस्सा कितना है, यहाँ से निकला था 27। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 3 × 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक, तो अब 7 से इसको भाग देंगे 868 को, तो कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, 1 6, 7 दूनी 14, 2 28, 7 चौक 28। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब 128 ये आया और ये 3 बचे हुआ है, तो इस 3 का इसमें हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 372। तो यही हमारा एक्चुअल आंसर है जो इस ए का हिस्सा है। तीनों में ए का हिस्सा हमें पूछा गया है, तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 372। ठीक है, तो ये समझाने के लिए इतना लंबा बना है, बाकी ये शॉर्ट तरीके से सिंपल सा सिर्फ ये अनुपात लिख के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ से डायरेक्ट निकाल देना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।